39 दिन बाद अब हमारे एडेनियम के पौधे इतने काबिल हो चुके हैं कि इनको अब ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। कराची की बालू मिट्टी जिसको सैंडी सॉइल कहते हैं, इनके अंदर इनकी जर्मिनेशन अच्छे अंदाज से शुरू तो हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम भी इनके अंदर पाई जाती है। मतलब इस मिट्टी के अंदर जब इसकी मिट्टी के अंदर से मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तो ये मिट्टी पौधे की जड़ों में से अपने लिए मॉइस्चर लेने लगती है। मतलब ये अपनी प्यास बुझाने की खातिर पौधों की जड़ों में से और पौधे के तने में से पानी को सक कर लेती है, जिसकी वजह से पौधे की रूट्स नरम पड़ जाती हैं, उसके अंदर से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और पौधा नरम होकर सूख जाता है। ये मेरे काफ़ी सारे पौधों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो मैंने नोट किया कि वो किस वजह से हुई। तो वो यही वजह थी कि इस मिट्टी को हर वक्त हल्का सा इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद होना चाहिए। जब ये 100% खुश्क हो जाएगी तो फिर ये अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पौधों की जड़ों में से पानी को लेती रहेगी और पौधा आपका दिनों में मर जाएगा। क्योंकि पंजाब में गर्मी के दिनों में ये मिट्टी बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहेगी हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइमेट के हिसाब से मौसम के अंदर नमी कम पाई जाती है, खुश्की ज़्यादा होती है, गर्म हवा ज़्यादा होती है। लेकिन कराची या ऐसे इलाके जहाँ पर नमी पाई जाती है वहाँ पर ये मिट्टी काम दे सकती है। लेकिन अभी मैं यही मिट्टी दोबारा से फिर यूज़ करने वाला हूँ। अब इनका टाइम आ गया है कि इनको जड़ों समेत निकाल लिया जाए। एडेनियम के पौधे को या कोई सा भी सैकुलेंट पौधा हो, उनकी जड़ों को हवा नहीं लगती, चाहे वो एलोवेरा का पौधा हो क्योंकि वो भी एक सैकुलेंट पौधा है, उसकी जड़ों को भी हवा नहीं लगती। या कैक्टस का कोई सा भी पौधा हो, उसकी जड़ों को भी हवा नहीं लगती। इवन के उसको एक दिन के लिए आप मिट्टी के बगैर जड़ों समेत बाहर रख दें। ये देखिए जनाब, ये इसकी रूट्स हैं और बहुत अच्छे अंदाज से इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। अब इनको दूसरी स्पेस के ऊपर हम शिफ्ट करने वाले हैं। ये मिट्टी ऊपर से बहुत चटक जाती है जब ये खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं मिट्टी के किस तरह टुकड़े बन रहे हैं। ये मिट्टी अभी एक्सपायर नहीं हुई है, बल्कि ये एक्सपायर नहीं होती, जब मर्ज़ी आप दोबारा से इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसी मिट्टी के अंदर मैंने थोड़ी सी कोकोपीट मिक्स की है ताकि हार्डनेस में कमी आ सके और जब मॉइस्चर ख़त्म हो तो कोकोपीट की वजह से मॉइस्चर थोड़ा बहुत बना रहे, जल्दी मॉइस्चर ख़त्म ना हो मिट्टी के अंदर से, क्योंकि ये सैंडी सॉइल है, इसके अंदर से बहुत जल्दी मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है हमारे लाहौर के क्लाइमेट के हिसाब से। इनको पहले शिफ्ट कर लेते हैं हम। ये एडेनियम अरेबिकम था जिसका बोनसाई बन जाता है, ये वो है। इसी मिट्टी के अंदर मैं थोड़ी सी कोकोपीट, जिनको मैंने छान लिया है, कोकोपीट पाउडर है ये, इसके अंदर से जो छोटे छोटे बारीक बारीक से बाल होते हैं वो मैंने छान कर निकाल लिए हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। एडेनियम के छोटे पौधों को ओनली कोकोनट हस्क के अंदर नहीं लगा सकते हम, क्योंकि अभी उनकी इतनी रूट्स डेवलप ही नहीं हुई हैं कि वो कोकोनट हस्क के टुकड़ों के साथ में खुद को संभाल पाए। इसलिए थोड़ी सी हार्ड मिट्टी हमें अभी यूज़ करनी पड़ेगी जब तक कि ये 5 से 6 इंच के नहीं हो जाते। उसके बाद हम ओनली कोकोनट हस्क के अंदर भी इनको शिफ्ट कर सकते हैं। एक तो बारिश का भी पता नहीं चलता है, आजकल के मौसम में पता नहीं क्या हो गया। आज मार्च की 30 तारीख है और बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी अभी। इसके लिए मैं मिट्टी के गमले यूज़ कर रहा हूँ। एडेनियम के पौधे लगाने के लिए मिट्टी के गमले ही यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक के गमले यूज़ नहीं होते इसके लिए। नहीं तो एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो गई तो पानी जल्दी खुश्क नहीं हो पाएगा प्लास्टिक के गमलों के अंदर, तो आपके पौधे गल जाएंगे। बहुत ही नाजुक पौधे होते हैं ये, एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हुई तो समझ जाइए आपका एडेनियम का पौधा गल जाएगा। अब हम ये पौधा लेंगे और इसको मिट्टी के अंदर थोड़ा सा दबाएंगे। अगर ज़्यादा दबाते हैं तो ये चल तो जाएगा, लेकिन इसका ट्रंक की शेप हमें दिख नहीं पाएगी सही तरीके से। हम चाहते हैं इसकी जो ट्रंक की शेप है, ये वाला जो एरिया ये मोटा जल्दी ही दिखने लगे। अगर हम इसको इतना मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो फिर ऊपर से पौधा ग्रोथ तो करेगा, लेकिन सही अंदाज से उसकी शेप बन नहीं पाएगी। इसलिए हम सिर्फ रूट एरिया ही मिट्टी के अंदर दबाएंगे ताकि जल्द अज जल्द जितना जल्दी हो सके ये वाला एरिया मोटा दिखने लगे। यहाँ तक जो वाइट एरिया दिख रहा है ये था मिट्टी के अंदर वाला एरिया, यहाँ तक भी आप मिट्टी के अंदर इसको दबा सकते हैं, तो मैं इतना ही दबाऊंगा। थोड़ा सा गमले को उठाइए और पटकिए।
ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। मिट्टी हल्की हल्की सी नम है पहले ही, तो अभी थोड़ा सा हम पानी देंगे। अब पानी के अंदर थोड़ी सी हम सुपर फॉस्फेट ये यूज़ करने वाले हैं। ये सुपर फॉस्फेट मतलब फास्फोरस, इसकी जगह पर आप डीएपी खाद भी यूज़ कर सकते हैं। डीएपी या सुपर फास्फेट यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि इस मिट्टी के अंदर अगर फास्फोरस की कमी हुई तो वो पूरी हो जाएगी, और फास्फोरस पौधे की रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करती हैं, पौधों का रूट स्ट्रक्चर अच्छा बनाती हैं। और फूलों वाले पौधों के लिए वैसे भी डीएपी खाद काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये है वाटर सोल्यूबल, पानी के अंदर हल हो जाने वाली खाद, पाउडर फॉर्म में है ये। अगर आपके पास ये ना हो तो आप डीएपी खाद भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आधा चम्मच इसका पानी में डालूँगा। डीएपी खाद दाने वाली खाद होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर मेरी डिटेल के साथ वीडियो मौजूद है, उसका यूज़ कैसे करना है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो में शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो सुपर फॉस्फेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं पौधों के पत्तों के ऊपर और पौधे के ऊपर, फूलों के ऊपर, और पानी के अंदर खल करके मिट्टी में भी डाल सकते हैं। लेकिन जो डीएपी खाद है, दाने वाली खाद होती है, उसका स्प्रे नहीं किया जाता। पानी के अंदर खल करके आप पौधों में डालेंगे तो एकदम से पौधों की रूट्स को वो पानी मिलेगा तो पौधे मुरझा सकते हैं। ये तकरीबन 1 लीटर पानी होगा और इसके अंदर मैंने आधा चम्मच सुपर फास्फेट का मिक्स किया है। और 6 पौधे हैं, 6 गमले हैं, 6 गमलों में मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगा। बहुत ज़्यादा अगर आप देते हैं पौधों को ये पानी तो पौधे की जड़ें गल भी सकती हैं इसकी हीट की वजह से। चलिए इसी तरह मैं सभी पौधों को शिफ्ट कर लेता हूँ। लीजिए जनाब, मैंने 6 पौधे शिफ्ट कर दिए हैं, 3 ओबिसम के, 3 अरेबिकम के। अब इनकी केयर ये है कि इनको ओवर वाटरिंग से हमने बचाना है। इसको फुल धूप में रखना है हमने, चाहे आज से ही इसको फुल धूप में रख सकते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, लेकिन इसको बारिश के पानी से बचाना है। अगर बारिश का पानी इनके अंदर जमा होता है, मिट्टी गीली रहती है, तो फिर ये पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, गल जाएंगे। इनको किसी किस्म की फ़िलहाल के लिए खाद की ज़रूरत नहीं है। जिस खाद की ज़रूरत थी वो मैंने इनको डाल दी, मतलब डीएपी या फिर सुपर फॉस्फेट। अभी इनकी रूट्स को ताकत हमने देनी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हों। अभी फूलों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पता नहीं इसको फूल लाहौर में लगेंगे भी या नहीं। लेकिन मैंने इनको फूलों के लिए ग्रो नहीं किया है, मैंने इनको इसलिए लगाया है क्योंकि इनके कॉर्डेक्स और इनके जो ट्रंक है, ये नीचे वाले तने, ये काफ़ी ओल्ड शेप देते हैं, जल्दी ही मोटे ताज़े हो जाएंगे। ये देखिए, ये है अरेबिकम जो कि एक बॉन्साई बन जाता है, और ये है ओबिसम जो कि फूलों वाला पौधा, मतलब ये ड्वार्फ रहेगा। फूल तो दोनों को ही लगते हैं, फूल लगे हैं तो उसके सीड बनते हैं ना, इसलिए फूल तो दोनों को ही लगते हैं। लेकिन ये शेप जो है ये ड्वार्फ रहती है, छोटे से कद का पौधा रहेगा। इसका ट्रंक नीचे से कॉर्डेक्स इसका ज़्यादा फूल जाएगा, मोटे शेप देगा, ऐसे लगेगा जैसे पुराने दरख्त को हम देख रहे हैं। तो मैंने तो इसको खूबसूरती के लिए लगाया, इसको फूल लगे या ना लगे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर लग गए तो ठीक है, अगर ना भी लगे तो भी चलेगा। उम्मीद है आपने जो बीज हमसे ख़रीदे थे उनकी भी अभी तक इतनी ग्रोथ चल चुकी होगी। पौधों को जल्दी ही आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। मैंने तो फिर भी काफ़ी देर कर दी है। छोटा छोटा सा पौधा हो, जब उसके पहले 2 पत्ते आ जाएँ तो आप पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी वेट किया है। लेकिन कोई बात नहीं, जब मर्ज़ी इसको आप शिफ्ट करें, ट्रांसप्लांट करें। चाहे ये 2 फुट का पौधा हो जाए तब भी आप इसी तरह उसको ट्रांसप्लांट या शिफ्ट कर सकते हैं। इनकी जड़ों को हवा नहीं लगती। बस पौधे लगाते जाइए, अपने गार्डन को खूबसूरत बनाते जाइए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।